So boys and girls, we are starting with the third chapter of your curriculum, that is business environment. तो guys आज अपन पहले थर्ड चैप्टर में बात करेंगे, सेकंड चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में बाद में बात करेंगे। तो गाइस चैप्टर का नाम है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट। नहीं, तुम्हें बस स्क्रीन पे फोकस करना है और बस मेरे से बात करते रहना है ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना। तो गाइस बिफोर अपन इस टॉपिक को समझे बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, अपन सबसे पहले एक स्टोरी से स्टार्ट, ठीक है। जैसे आजकल तुमने देखा शार्क टैंक का कल्चर बड़ा बढ़ता जा रहा है ना, बच्चे आजकल स्टार्टअप्स बहुत ज्यादा कर रहे हैं। कोई भी प्रॉब्लम को देखते हैं और उसके लिए कुछ सॉल्यूशन को निकालने की कोशिश करते हैं। तो सिमिलरली अपन देखते हैं कि एक एग्जाम्पल को अपन देखते हैं और उससे समझते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। कि सपोज कि पुष्पराज ने सोचा कि यार मेरे को अपने सही स्पेलिंग से सपोज कि पुष्पराज ने सोचा कि यार मेरे को अपने फैमिली बिजनेस को कंटिन्यू नहीं करना है, मेरे को कुछ और नया ट्राई करना है। तो पुष्पराज एक बिजनेस माइंडेड इंसान है, ठीक है। साथ में इसने एक और बिजनेस माइंडेड इंसान से बात करी और पार्टनरशिप किया, DAKSH, ठीक है। ये हो गया हमारा केस नंबर 1। तो दोनों ने बात करनी स्टार्ट करी और इन्होंने सोचा कि अपन कोई ना कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट करते हैं और उस बिजनेस के अंदर ऐसा करेंगे जो हमारी फैमिली बिजनेस से थोड़ा सा यूनिक होना चाहिए। तो अब इन्होंने देखा पुष्पराज और दक्ष को कंप्यूटर्स में बड़ा इंटरेस्ट था। इनको लगा कि यार अपन कंप्यूटर के अंदर कुछ बढ़िया सा काम कर सकते हैं। तो इन लोगों ने सोचा कि अपन कंप्यूटर्स के लिए कंप्यूटर को सेल आउट भी करेंगे, गुड्स भी बेचेंगे कंप्यूटर का, और साथ में हम कंप्यूटर रिलेटेड एडवाइसेस वगैरह भी देंगे लोगों को। हमारे ऑफिस के अंदर हम गुड्स भी बेचेंगे और सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे। क्या तुम्हें ऐसी कोई कंपनी पता है जो कंप्यूटर रिलेटेड हो? डायनामो, लेनोवो, गुड। लेनोवो एक कंपनी है। और सत्यम कंप्यूटर्स का एक स्कैम हुआ था 90s के अंदर में, ठीक है। उस पर हम बाद में बात करेंगे। एक और कंप्यूटर सॉल्यूशन की इंडस्ट्री है, दैट इज नारायण इन्फोसिस। बट इन्फोसिस क्या करता है, मोस्टली सर्विसेज प्रोवाइड करता है। बट तुम लोगों ने दिमाग लगाया कि यार अपन तो क्या करेंगे, गुड्स और सर्विसेज दोनों बेचेंगे। यहाँ तक कि केस स्टडी समझ आ रही है, बहुत इजी, कुछ नहीं किया अपन ने। सिमिलरली आजकल औरतों को गवर्नमेंट बहुत ज्यादा ग्रांट्स दे रही है, कंसेशन दे रही है। तो केस 2 के अंदर रुचि ने भी सोचा कि यार मेरे को भी क्या करना है, अपना एक बिजनेस करना है। तो रुचि को भी एक बिजनेस वाले इंसान की जरूरत थी। तो एक कैपिटलिस्ट था हमारे सामने, इसका नाम था आयुष। इसका बहुत सारी कैपिटल थी, बहुत पैसा पड़ा बंदे के पास। तो आयुष ने बोला कि मैं और रुचि मिलकर क्या करेंगे, बिजनेस पार्टनरशिप करने को तैयार। अब रुचि और आयुष ने सोचा कि यार अपन किस चीज में धंधा कर सकते हैं, अपन करेंगे फैशन के अंदर। अपन अपना खुद का एक फैशन मॉल करेंगे, कपड़े भी खुद ही डिजाइन करेंगे, सेल आउट भी अपने आउटलेट से करेंगे। सिंपल। ये थोड़ा सा विजन इनका छोटा था, मतलब डोमेस्टिक था। मतलब ये सोचते थे कि हम सिर्फ इंडिया के अंदर सेल आउट करेंगे। किसके अंदर सेल आउट करेंगे गाइस? इंडिया के अंदर सेल आउट करेंगे। जबकि इनका थोड़ा सा भारी भरकम दिमाग था, स्कैम 1982 वगैरह देख के बैठे थे। इनको लगा यार अपन तो जाएंगे एकदम हाई लेवल, इंटरनेशनल जाएंगे। अपन कहाँ जाएंगे? इंटरनेशनल जाने। अब केस चल रहा है अपना, एक जगह बिजनेस चल रहा है डोमेस्टिक के अंदर, एक जगह इंटरनेशनल प्लस डोमेस्टिक, मतलब इंडियन के अंदर भी चल रहा है। बिजनेस अच्छा चलने लग गया। पुष्पराज का, दक्ष का, एक मार्केटिंग एक्सपर्ट था, एक सेल्स एक्सपर्ट था। दोनों ने मिलकर बहुत बढ़िया से धंधा करना स्टार्ट किया। सेल्स जनरेट होने लगे, 100 करोड़ आने लग गए। सब अच्छा चल रहा था एकदम से। वन फाइन मॉर्निंग तुमको पता है कि 8 नवंबर 2016 के अंदर, देखो मेरे को तो डेट भी याद है, उस समय गवर्नमेंट ने एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, किसी को याद हो? डीमोनेटाइजेशन। क्या इंट्रोड्यूस कर दिया था गाइस? डीमोनेटाइजेशन। और समथिंग 2017 के अंदर हमारे इंडिया में एक टर्म आ गई थी, दैट इज नोन एज GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब अगर तुम्हें गुड्स एंड सर्विस टैक्स पता हो, किसी को कुछ पता है GST के बारे में, तुम्हारे अकाउंट्स में आएगा? GST क्या होती है? बहुत है, गुड्स एंड सर्विसेज पे टैक्स लगता है। क्यों लेकर आया पुष्पराज अपन? सेल्स टैक्स पे तो चलता था पहले, वैट के अंदर करप्शन ज्यादा, बहुत सही बोल रहा हूं। हाँ, वैट के अंदर करप्शन ज्यादा था, लोग उसके अंदर टैक्स कास्केटिंग करते थे, टैक्स सेव कर लेते थे, ठीक है, बहुत बढ़िया। और दूसरा जो GST है ना गाइस, इसको हम प्यार से बताएं क्या बोलते हैं? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। क्या बोलते हैं? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। इसका मतलब है कि गुड्स जहां कंज्यूम होगा, वापस से गुड्स जहां
कंज्यूम होगा, टैक्स वहीं पे पे करना पड़ेगा। पहले पता है डिफिकल्टी होती थी क्या, हरियाणा में मान लूंगा कि आप अहमदाबाद का आदमी है, टैक्स का क्या करें, आधा आधा बांट लें, क्या करें, तो एक था। तो अब इन्होंने क्या बोला कि दिस इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, जहां पे कंज्यूम होगा वहीं पे अपन इसको क्या कर देंगे, टैक्स कर देंगे। अब जब ये जीएसटी और डीमोनेटाइजेशन आया तो पुष्पराज और दक्ष क्या कर सकते हैं, मेरे को कुछ नहीं कर सकते, दो तीन गंदी गाली दे देंगे सरकार को, या सरकार ऐसी, सरकार वैसी, डेट डेट डेट, बस इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते। घर पे बैठ के चिल्ला सकते कमरा बंद करके, और तो कुछ नहीं कर सकते। अब एकदम से गाइस क्या हुआ कि इनकी जो सेल्स थी वो क्या होने लग गई, डाउन होने लग गई, क्योंकि अभी अभी जस्ट क्या आया था, डीमोनेटाइजेशन, और डीमोनेटाइजेशन के बाद क्या आया था, जीएसटी। मुझे ध्यान से बताना, तुम्हारा जो विजन है गाइस वो क्या है, डोमेस्टिक जाना और इंटरनेशनल जाना। तुम्हारा बिजनेस का लेवल अलग है, रुचि भी बिजनेस कर रही है, कंप्यूटर का नहीं कर रही है, फैशन इंडस्ट्री का कर रही है। तो क्या ये जीएसटी दोनों कंपनीज पे एप्लीकेबल है, दोनों कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है, चाहे धंधा ये है चाहे धंधा ये है, इस दोनों कंपनीज के ऊपर क्या है, जीएसटी एक्ट एप्लीकेबल। यहाँ तक सब सही चल रहा था, एक दो साल बीत गए, 2018 आ गया, इनका बिजनेस वापस से अच्छा चलने लग गया, कि तभी एकदम से ये पता चला इसको, पुष्पराज को, कि जो डॉलर, एक डॉलर की वैल्यू 50 रुपए की जगह 60 डॉलर, 60 रुपए हो गए। अब इसका इंपैक्ट मुझे कौन बताएगा भाई, सबसे पहले तो इसको बोलते क्या है, तुम्हारे इकोनॉमिक्स में आ गया मेरे ख्याल से, मनी एंड बैंकिंग में आया होगा, आया था क्या, फॉरेन करेंसी नहीं बढ़ा, नहीं नहीं, इन्फ्लेशन अलग है। इन्फ्लेशन का मतलब तो दक्ष होता है कि महंगाई बढ़ रही है, वो हर चीज की बढ़ रही है, प्राइसेस की, यहां से इंपैक्ट डॉलर के ऊपर आ रहा है। ये तुम्हारा फॉरेन, हाँ, ये फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट है तुम्हारी। अब क्योंकि तुम्हारा जो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव था गाइस, वो कहता था डोमेस्टिक और इंटरनेशनल जाना, तो पुष्पराज ने दिमाग लगाया, पुष्पराज ने बोला क्या, अपन क्या करते हैं, फॉरेन कंपनी से, मतलब इंडियन बैंक से नहीं, अपन फॉरेन बैंक से लोन लेते हैं, ठीक है। इसका एक आइडिया आया कि इंडियन बैंक को तो मैं सबसे लोन ले चुका हूँ, विजय माल्या बन चुका है आदमी, 9-10 हजार करोड़ ले चुका है, इसलिए यहाँ के तो मैं सारे बैंकों को छान चुका हूँ, अपन चलते हैं फॉरेन कंट्री के अंदर, वहां के बैंक से उठाते हैं पैसा। अब इसने बोला कि चलो ठीक है, वहां से अपन लेते हैं लोन, ठीक है। तो उसने बोला कि मेरे को दे दे तू 20 मिलियन डॉलर का लोन दे दो। जब इसने 20 मिलियन लोन लिया था दक्ष, तब उसकी रेट भाई क्या चल रही थी, अब उस 20 मिलियन की रेट क्या हो गई, लॉस लगा नहीं लगा, ज्यादा चुकाना पड़ जाएगा, वैसे तो 50 रुपए के हिसाब से चुकाना पड़ रहा था, अब 60 रुपए के हिसाब से चुकाना पड़ता है। ये चीज पहले 50 की मिल रही थी, अब कितने की मिल रही है, 60 रुपए की, लॉस लग गया, सिंपल सी बात है। तो अब मेरे को एक बात बता, इसके अंदर तुम क्या कर सकते हो, अगेन गवर्नमेंट को 2 गाली दे सकते हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, गाली दे दी खुश हो गए, चिल्ला लिया खुश हो गए। अब क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें इन सारी चीजों को झेलना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। बट अभी पता है सबसे हैप्पीएस्ट पर्सन कौन है इस केस स्टडी के अंदर, रुचि, क्योंकि रुचि के ऊपर अभी सिर्फ एक डेंट लगा, वो किसका था, जीएसटी एक्ट का लगा था, सिंपल, और इसके ऊपर कोई डेंट नहीं लगा था। अब सपोज कि रुचि पे भी एक डेंट देता है, अब सपोज कि कस्टमर, तुम लोगों ने फैशन के बारे में देखा होगा कि आज से 100 साल पहले 1920s 1925 के अंदर पहले बेल बॉटम पैंट्स चलती थी लड़कों की, ना ऐसी फुली फुली पैंट्स होती थी नीचे से, ठीक है, ऐसी पैंट्स होती थी। फिर पीरियड चेंज हो गया 2010 2015 का, स्किनी जीन्स आनी स्टार्ट हुई, पतली, फैशन चेंज हुआ। अब रुचि बहुत दिमाग लगाया रुचि ने, और रुचि ने बोला कि यार ये जो स्किनी जीन्स का फैशन है, क्योंकि हम कहाँ पे बैठे गाइस 2016 के अंदर बैठे हैं, रुचि ने बोला कि यार ये जो स्किनी जीन्स का फैशन है ये आज से 10-15 साल तक जाने ही नहीं वाला। तो रुचि ने क्या किया, बहुत सारा 2-3 करोड़ का माल इकट्ठा कर दिया गोडाउन के अंदर। अब एकदम से फैशन में आया परिवर्तन, और फिर से ये कोरियन फैशन आ गया, कोरियन के अंदर फैशन के अंदर वो तुम्हारी बैगी जीन्स, एक नया फैशन आ गया। अब बैगी जीन्स आने के कारण अभी के अभी जो 2 करोड़ का माल पड़ा है रुचि के पास, वो क्या हो गया, एकदम से वेस्ट हो गया। तो यहाँ पे जो इम्पैक्ट आया, क्या ये इम्पैक्ट पुष्पराज और दक्ष के बिजनेस पे आया, नहीं, क्योंकि इनकी जो इंडस्ट्रीज है दैट इज डिफरेंट, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे क्या आया, कस्टमर प्रेफरेंस चेंज हो गई। तुमको पता है कि कस्टमर का जो माइंड होता है दैट इज वेरी डायनामिक, जो चेंज होता रहता है, आज मेरे को ये पसंद है, कल मेरे को वो पसंद आ गई, कल परसों मेरे को वो पसंद आ जाएगा। तो ये जो कस्टमर प्रेफरेंसेस है, आयुष ऐसा मैं गुड्स की बात कर रहा हूँ बेच रहा हूँ, तो ये जो मेरा प्रेफरेंस चेंज हो रहा है, एक से कभी ये पसंद कभी वो पसंद, तो कस्टमर का माइंड कैसा होता है गाइस, डायनामिक होता है। तो कस्टमर प्रेफरेंस के ऊपर रुचि क्या कर सकती है,
अगेन दो गाली दे सकती है सरकार और कुछ नहीं कर सकती। तो ये जो चैप्टर है तुम्हारा गाइस, इस चैप्टर के अंदर तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। जो सारी की सारी चीजें हो रही है दैट इज आउटसाइड योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तुम्हारे बिजनेस के इंटरनल रेगुलेशन से कोई घंटा ही फर्क नहीं पड़ रहा, कुछ हिल नहीं रहा। तुम सिर्फ गवर्नमेंट को 2-3 गाली निकाल सकते हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो। अच्छा अभी भी पुष्पा तेरे धंधे पे एक रिस्क है बट वो क्या रिस्क है? कंप्यूटर्स के बिजनेस में क्या रिस्क बचाते हो? टेक्नोलॉजिकल रिस्क, परफेक्ट। पहले के जमाने में चलता था गाइस सीआरटी, तुमने तो शायद जीवन में देखी ही होंगी सीआरटी कंप्यूटर देखे, डब्बे आते थे। बट जब तुम लोग पैदा वगैरह हुए होंगे, तुम होश संभाला होगा तुम लोगों ने, तब एलसीडी आ गया था। देन एलसीडी वाज डिस्प्लेस्ड बाय एलईडी। तो सीआरटी कैथोड रे ट्यूब से एलसीडी की तरफ शिफ्ट हुए, एलसीडी से एलईडी की तरफ शिफ्ट हुए, अब क्या टच स्क्रीन आ गई। मतलब ये जो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है गाइस, ये बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहा है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट बहुत इवॉल्व हो रहा है। तो एक रिस्क तेरे ऊपर है, वो कौन सा है? टेक्नोलॉजिकल रिस्क। तो यहाँ पे गाइस जो मेरे को एक चीज समझ आई, वो ये चीज समझ आई कि बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कंफ्यूजन। कंफ्यूजन ये है कि बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर आप कुछ नहीं कर सकते। सो बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ सम टोटल। तुम्हारे पर क्या क्या रिस्क लगे भाई, मेरे को ये बताओ, सम टोटल ऑफ क्या क्या रिस्क लगे? जीएसटी लगा, पॉलिटिकल रिस्क, और इकोनॉमिक रिस्क लगा, प्राइस फ्लक्चुएशन हुआ, इकोनॉमिक रिस्क लगा, सोशल अभी लगा नहीं पर लग सकता है। सोशल के अंदर अगर सपोज कि किसी ने ये अफोर्ड आ दी कि नहीं, ये वाली अफोर्ड बहुत करती है ना कि रुचि तो ना चाइल्ड लेबर कराती है, उनसे कपड़े बनवाती है छोटे बच्चों से, छोटे बच्चों से स्कूल नहीं जाने देती, एक कमरे में बंद कर रखा है, बहुत गंदा एनवायरनमेंट है, उनसे जीन्स बनवाती है। तो अगर ये हवा फैल गई मार्केट में, तो आगे मार्केट की कंपनी की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। तो इसके ऊपर एक सोशल रिस्क भी है और टेक्नोलॉजिकल रिस्क है। तो ये कई सारे रिस्क तुम्हारे ऊपर लग रहे हैं और इन रिस्क से तुम कुछ नहीं कर सकते, और यही है तुम्हारा गाइस बिजनेस एनवायरनमेंट। अब मेरा एक सवाल है तुम लोगों से, इसको मैं इस चैप्टर के अंदर फोर्स कहूंगा, क्या कहूंगा? फोर्सेस। कि जो जो फोर्सेस तुम्हारे ऊपर लग रहे हैं ये तुम्हारे वो वाले फोर्सेस हैं। क्या यही फोर्सेस लगते हैं? क्या इसके अलावा कोई फोर्सेस नहीं लग सकते? क्या कोई पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन, क्या कोई इंस्टीट्यूशन से तुम्हें कोई रिस्क नहीं है? बिल्कुल है। आज सपोज कि पुष्पराज की कंपनी का मेजर शेयर होल्डर अंबानी था, ठीक है, बड़ी बड़ी बात हो रही है करोड़ों के अंदर से, लेकिन बिजनेसमैन की तरफ से तो अब अंबानी इसका मेजर स्टेक होल्डर था, मेजर शेयर होल्डर था इसकी कंपनी के अंदर। अब एक फाइन मॉर्निंग ऐसा हुआ कि फेसबुक ने आके रिलायंस को टेक ओवर कर लिया। पुष्पराज तो घर पे सो रहा था मस्त एसी चला के, सुबह उठा अब्बा बड़ा ये क्या 40% शेयर तो फेसबुक वाला ले गया। तो जो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स होते हैं गाइस, वो क्या करते हैं, एक साथ कंपनी के अंदर इतने सारे शेयर छोड़ देते हैं और उसको एक्वायर कर लेते हैं। एफआईआईस भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? एफआईआईस भी कहते हैं। तो इसने सीधा कंपनी को एक्वायर किया। अब इसके अंदर तो पुष्पराज का कोई लेना देना ही नहीं है, ना पुष्पराज कुछ कर सकता है, पुष्पराज तो सिर्फ एक ही काम कर सकता है, दैट इज गवर्नमेंट को दो गाली दे सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। तो ये जो रिस्क तुम पे लग रहे हैं, ठीक है, जो तुम अलग अलग टाइप की जो तुम गालियों को इन्वेंट करोगे गवर्नमेंट के, दैट इज नोन एज द बिजनेस एनवायरनमेंट। तुम इसके अंदर कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें बस बैठ के देखना है। तुम्हारे ऊपर तीन चीजें लग रही है, एक लग रही है फोर्सेस, एक फोर्स लग रहा है, एक इंडिविजुअल लग रहा है और एक इंस्टीट्यूशन लग रहा है। इनके जब एग्रीगेट तुम्हारे ऊपर लगते हैं तो उसको हम इस चैप्टर में क्या बोलेंगे? बिजनेस एनवायरनमेंट। दैट्स व्हाई गाइस हम बोलते हैं कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है दैट इज वेरी डायनामिक, ये बार बार फास्टली चेंज होता है। आज सपोज ये चेंज हो गया, कभी ये चेंज हो गया, कभी इंटरेस्ट रेट के अंदर चेंज हो गया। सपोज कि पुष्पराज तो बहुत साउंड था कि यार मैंने तो फॉरेन कंट्री से लोन उठा रखा था और फॉरेन करेंसी के अंदर मैंने 50 रुपए पर डॉलर ले रखा था, बट अब उसकी 60 हो गई। अब सपोज कि 60 की जगह अगर ये 45 भी हो जाता तब तो इसको प्रॉफिट हो जाता, ठीक है। अब ये बहुत ज्यादा सही चल रहा था, बट इसने दो जगह से लोन ले रखा है, एक डोमेस्टिक बैंक से और एक हमारी इंटरनेशनल बैंक से। अब तुम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था दैट इज मनी एंड बैंकिंग, जिसमें तुमने इंटरेस्ट रेट्स पढ़े थे। दैट इंटरेस्ट रेट इन द कंट्री ये कौन हमारा देखता है? आरबीआई। आरबीआई इसको मॉनिटर करता रहता है। अब आरबीआई को लगा कि नहीं यार पैसा बहुत ज्यादा हो गया, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, अपने को इंटरेस्ट रेट बढ़ानी पड़ेगी ताकि थोड़ा सा जो एक्सेस मनी है वो वहां से गायब हो जाए। तो अगर फॉरेन करेंसी का कोई लेना देना नहीं है, इकोनॉमी के अंदर अगर हमारी इंटरेस्ट रेट भी अगर बढ़ी तो इसका इम्पैक्ट हमारे बिजनेसेस पे पड़ने वाला है, दोनों के बिजनेसेस के ऊपर।
अब गाइस एक और चीज जो मेरे को तुमसे डिस्कस करनी है इस एग्जांपल के थ्रू, यहाँ पे कुछ ऐसे रिस्क थे जो सिर्फ पुष्पराज के बिजनेस पे लगे और कुछ ऐसे रिस्क थे जो सिर्फ और सिर्फ रुचि के बिजनेस पे लगे। सिंपल सी बात। कुछ ऐसे रिस्क थे जो दोनों के बिजनेसेस पे लगे। अगर मैं बात करूं पुष्पराज की, तो पुष्पराज पे कौन कौन से रिस्क लगते थे? पॉलिटिकल रिस्क लगा, टेक्नोलॉजिकल रिस्क लगा, इकोनॉमिक लगा, सोशल नहीं लगा, सोशल अभी तक नहीं लगा। रुचि पे कौन कौन से लगे? कस्टमर प्रेफरेंस चेंज हुआ, इसका रिस्क था, सोशल लग गया इसके ऊपर, इकोनॉमिक लग गया, पॉलिटिकल लग गया। तो जो रिस्क गाइस रुचि के ऊपर लगे दैट विल बी नोन एज स्पेसिफिक रिस्क। उसको तुम क्या बोलोगे? स्पेसिफिक रिस्क। और जो दोनों के ऊपर लग गए उसको तुम क्या बोलोगे? जनरल रिस्क। कि जनरल रिस्क तो हर एंटिटी पे लगेगा, चाहे छोटी है, बड़ी है, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, सब पे लगने वाला है। बट स्पेसिफिक रिस्क सिर्फ इंडस्ट्री बेस्ड होता है, वो उसी इंडस्ट्री पे लगता है जिसमें तुम ऑपरेट करते हो। तो आओ तुम एक बार किताब के दर्शन करा देते हैं और बता रहे थे कि आज क्या पढ़ा तुमने। कॉम्पिटिटिव रिस्क हो सकता है, दोनों पे हो सकता है इसके ऊपर, क्योंकि कॉम्पिटिटिव रिस्क ऐसा कि आप हो सकता है कि कंप्यूटर की कोई और वैसी सेम चीज बना दे। अब सपोज कि फोन्स के अंदर जिसके अंदर टेक्नोलॉजी होती है गाइस, उसके ऐसे सेम बनाना बहुत इजी होता है। आज तुम कैनन और कोडैक को देख लो, डीएसएलआर तो पहले कोडैक ने बनाया था, कैनन ने चोरी मार लिया। कितनी देर लगती है कॉपीराइट्स निकालने में। पेप्सी कोका कोला का जो था ना वो ट्रेड सीक्रेट, वो एक एम्प्लॉय ने जाके पेप्सी के उसको बता दिया था, दोनों ने कॉपी मार लिया। बट ऐसा तो है नहीं कि सामने वाला अपना धंधा बंद कर लेगा, सामने वाला थोड़ा सा प्राइस डिफरेंशिएशन पे खेलता रहेगा। अब कई बार ये माइंड में करता है, तुमने कभी देखा होगा पेप्सी कई बार 20 रुपए की आने लग जाती है 250 ml, कई बार रेट उसकी महंगी हो जाती है। तो हम कस्टमर से कैसे कर सकते हैं? कॉम्पिटिटिव तुम्हारा ये रहेगा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रहेगा कि कॉम्पिटिशन दोनों जगह है। अब तुम अगर जीन्स के अंदर देखो कितने सारे ब्रांड्स हैं यार, ब्रांडलर हो गया, ली हो गया, और कौन कौन से आते हैं तुम्हारे, ज़ारा हो गया, H&M। ज़ारा तो 200 रुपए में वहां मिल जाता है दिल्ली के अंदर, कॉपी मार लिया किसी ने भी, सब पे ज़्यादा चिपका के बेचना स्टार्ट कर दिया। तो कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज तो रहेगा। तुम उससे कैसे बच सकते हो? कस्टमर, तुम हायर क्लासेस में जब स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट पढ़ोगे, कस्टमर दो चीजें देखता है, या तो तुम उसको प्रीमियम चीज ऑफर कर दो जैसे एप्पल कर रहा है, तो उसको कोई डर नहीं रहेगा, उसको ब्रांड वैल्यू से कनेक्टेड रहेगा, या तुम बहुत सस्ते में दे रहे हो उसको। फॉर एग्जांपल ओरियो बिस्किट सस्ते में मिल रहा है, उसको अच्छा लग रहा है, ठीक है, उसको ज्यादा प्रीमियम अगर खाना होगा तो कोई कुकी खरीद के खा लेगा या डार्क फैंटेसी खा लेगा। तो कस्टमर या तो प्राइस सेंसिटिव होता है या फिर उसको प्रीमियम प्रोडक्ट चाहिए सिंपल। तो कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज तो हमेशा रहेगा, खतरा मंडराता ही रहेगा। तुम कभी भी मार्केट प्लेयर नहीं बन सकते, मार्केट किंग नहीं बन सकते, कोई ना कोई ऐसा इंसान आ जाएगा जो तुम्हें वहां से डिस्प्लेस कर देगा, सिंपल। गाइस इसकी डेफिनेशन पे आते हैं सीधा, धर्मवीर वरमवीर तो नहीं पढ़ेंगे, हमने इससे बढ़िया एग्जांपल देखा है। देखो गाइस ये आ गया हमारे सामने बड़े बड़े अक्षरों में, द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट मींस द सम टोटल ऑफ individual, institution and other forces that are outside the control of business environment that may affect its performance। अब दोस्तों एक चीज याद रखना, पहली तो अपन ने जो चीज याद रखी वो क्या थी दोस्तों? एक तो इंडिविजुअल इंपैक्ट करता है, एक इंस्टीट्यूशन इंपैक्ट करता है और एक फोर्सेस इंपैक्ट करते हैं। दूसरी बात जो तुम्हें याद रखनी है, ये सारी चीजें हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है क्या? अगर बिजनेस एनवायरनमेंट हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का एनवायरनमेंट होता होगा, अरे बेशक वो बाहर का होता है, आउटसाइड एनवायरनमेंट मेरे अंदर का इंटरनल, इसको कोई लेना देना नहीं है। ये वो एनवायरनमेंट है जो मेरी कंपनी के बाहर चल रहा है, जिसपे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे वर्ड यूज किया वो क्या है दोस्तों? मे इफेक्ट, मे इम्पैक्ट। अब हो सकता है कि पुष्पराज तो बहुत शातिर चीज था, मतलब पुष्पराज का दक्ष था, दक्ष बहुत शातिर चीज है, बिजनेस के एनवायरनमेंट से 10 कदम आगे चलता था, उसको पहले ही पता चला था, जैसे रात को सोता था सपने में, इसको पहले ही पता चला था मोदी जी अगले दिन क्या करेंगे, ये पहले से प्रिपेयर रहता है, इतना फास्ट है ये। तो अब इसको पता था कि डिमोनेटाइजेशन आएगा, सारे 2000 करोड़ गायब कर देगा पहले ही बंदे में। कोई इम्पैक्ट पड़ा बिजनेस एनवायरनमेंट? नहीं पड़ा। इसको पहले से पता था कि जो फॉरेन करेंसी है इसकी रेट बढ़ने वाली है, पहले ही फॉरेन इंस्टीट्यूशन का लोन चुका दिया और इंडियन बैंक से लोन ले लिया, पहले ये सारी चीजें पहले पता चलता था। कोई इम्पैक्ट पड़ा बिजनेस एनवायरनमेंट? नहीं पड़ा। अब हो सकता है कि इसको पहले ही पता था कि फाइनेंशियल, मतलब जो डीलिंग्स थी वो चल रही थी अंबानी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बीच में, क्या ये मेरा शेयर होल्डर जा सकता है, पहले बंदे ने क्या किया, अंबानी के साथ में मीटिंग कर ली, अंबानी के साथ में बैठ के डील कर दिया। इकोनॉमिकली पॉलिटिकली कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। तो बिजनेस एनवायरनमेंट जरूरी नहीं कि तुम्हारी बिजनेस को खराब ही करेगा, बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छा भी कर सकता है, अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट कर सकता है, थ्रेट्स भी क्रिएट कर सकता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट को जो बिजनेसमैन ढंग से देख के एनालाइज कर लेता है वही जीतता है। बायजूस ने क्या किया, 2013 से लेकर 2019 तक फ्लॉप कंपनी, टोटली फ्लॉप कंपनी,
2020 में बूस्ट कैसा गया? क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हुआ, कोविड आया, कोविड के कारण घर पे हो गए सारे बच्चे, ऑनलाइन कोर्सेज को लेने लग गए, उसने ऑनलाइन कोर्सेज के प्लेटफॉर्म को बेचना स्टार्ट कर दिया। जो बिजनेस एनवायरनमेंट को ढंग से एनालाइज कर लेगा, उसको ढंग से स्टडी करके पहले से ही एक प्रोएक्टिव अप्रोच रखेगा, रिएक्टिव अप्रोच के लिए प्रोएक्टिव अप्रोच रखेगा। लग सकता था एक दिन पहले ही काम कर लिया, 2 दिन पहले ही काम कर लिया, दैट इज अ प्रोएक्टिव अप्रोच। और रिएक्टिव अप्रोच मतलब चीजें होने के बाद तुम सर पकड़े बैठेगा अब क्या करें। तो जो बिजनेसमैन प्रोएक्टिव अप्रोच रखेगा, बिजनेस एनवायरनमेंट को समझ लेगा, वो बिजनेस एनवायरनमेंट से इंपैक्ट नहीं होगा। इसलिए हमने यहाँ पे वर्ड यूज किया मे अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस, जरूरी नहीं है कि इसकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट किया जाए। तो दोस्तों आज हमने सिर्फ एक डेफिनेशन पढ़ी, दैट बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ individual, institution and forces that are outside the business environment that may affect its performance. Emotional मत हो जाना कि और business environment आए खराब करेगा ना, it may affect its performance। जरूरी नहीं है कि हमेशा से ही खराब हो सकता है कि तुम उसका बेनिफिट भी उठाओ। कल के लेक्चर में गाइस इसको थोड़ा सा और ढंग से समझेंगे। आज के लिए बस इतना ही।